नीतीश कुमार विदेश यात्रा में गए हैं, मगर उससे पहले वो पहुंचे दिल्ली और वहां उनकी मुलाकात हुई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से। तो क्या बातचीत हुई नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच? क्या सीटों के बंटवारे पर जो पेच फंसा है उसको लेकर नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच डील फाइनल हो गई है? आज इस पर बात करेंगे। साथ ही चिराग पासवान का जो सबसे जरूरी मुद्दा फंसा है वो है हाजीपुर सीट को लेकर। तो एनडीए क्या चाहता है, हाजीपुर चाचा पारस के पास रहे या चिराग पासवान के पास? इस पर बात करेंगे। साथ ही उस फाइनल ऑफर के बारे में बात करेंगे जो कि तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को दे दिया है कि इतनी सीटें आपको देंगे, आ जाइए। तो स्वागत है। तो आप सभी का भी स्वागत है टीवी 9 बिहार झारखंड पर। मैं सौरभ हूं और मेरे साथ इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी मौजूद हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत उस मीटिंग से कर लेते हैं जो कि दिल्ली में हुई नीतीश कुमार की विदेश यात्रा के जस्ट पहले अमित शाह के साथ। क्या बातचीत हुई उसमें? देखिए, एक बात मैं आपको बहुत साफ बता दूं कि कल पीएम की सभा थी बेतिया में। पीएम पहुंचे थे लेकिन नीतीश कुमार नहीं थे। और मैंने कल आपको बताया था कि नीतीश कुमार दिल्ली आने वाले हैं जी। और नीतीश कुमार लंदन यात्रा से पहले सीटों का कंफर्मेशन कर लेना चाहते थे। कितनी सीटों पर लड़ना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, इन तमाम मुद्दे पर वो बीजेपी के नेता अमित शाह से मिलना चाह रहे थे। अमित शाह से उनकी मुलाकात हो गई है, गृह मंत्री से उनकी मुलाकात हुई है, ये हमें कंफर्म्ड रूप से पता है। और जहां तक सवाल है कि मामला 16 और 15 में अटका हुआ है और कहा यह जा रहा है कि जेडीयू 15 पर लगभग मान गई है। और ये मैं दर्शकों के सामने क्लियर कर दूं कि जेडीयू पूर्णिया गिव अप करने को तैयार हो गई है। मतलब जो सीट जेडीयू हर हाल में पूर्णिया चाहती थी, पूर्णिया अब देने को छोड़ने को तैयार हो गई है। तो आप ये मान लीजिए कि 15 सीट पे लगभग बात बन गई है। अभी मैं लगभग बोल रहा हूं जब तक औपचारिक घोषणा ना हो जाए, क्योंकि जेडीयू 16 की मांग कर रही है, 16 जीते हुए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि 15 पे बात बन गई है। ये बीजेपी सूत्रों के हवाले से मेरे पास जो खबर आई है वो मैं बता रहा हूं। और ये भी स्पेसिफिक इनपुट्स मेरे पास आया है कि पूर्णिया जो है वो बीजेपी के हवाले कर दिया गया। अच्छा। अब ऐसे में सवाल उठता है कि 15 पर जेडीयू लड़ती है अगर, तो 17 पर बीजेपी लड़ेगी। लेकिन अभी सीटों को चिन्हित किया जाना बाकी है जी। क्योंकि एक तीसरा बड़ा प्लेयर एलजेपी है। एलजेपी इंतजार कर रही है कि उसको ऑफर क्या मिल रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कल कि बिहार की जो चुनाव समिति है उसने हर सीट से नाम 3 लोगों की सूची बना करके केंद्रीय समिति को भेज दी है। उस पे चर्चा चल रही है। औपचारिक तौर पर कल फाइनल हो जाएगा जी, कल कि बैठक है, 8 कौन तारीख। कहां से लड़ेगा। कल बैठक है जी। और वो फाइनल हो जाएगा। तो अब सवाल उठता है कि चिराग पासवान को क्या मिल रहा है, पशुपतिनाथ पारस को क्या मिल रहा है, उपेंद्र कुशवाहा को क्या मिल रहा है, जीतन राम मांझी को क्या मिल रहा है। इन तमाम बातों से पर्दा कल हट जाना चाहिए। अच्छा। इसकी पूरी उम्मीद है। और कहा यह जा रहा है कि ये हट जाएगा तो क्या होगा कि इसके बाद ही चिराग पासवान तय कर पाएंगे कि आखिरकार उनको करना क्या है, वो क्या करें। और आपने 9 तारीख दी भी थी। जी हाँ, मैंने ये बताया भी था कि 10 तक, क्योंकि देखिए बड़ी बात यह है कि आरजेडी के भीतर ये बात चर्चा जोरों पर है कि 10 तारीख से इसकी कवायद शुरू की जी। तो 10 तारीख से शुरू की जाए तो 10 से एक दिन बाद भी शुरू किया जा सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार चिराग को क्या मिलता है। इस पूरा पेच वहीं पर जाकर के फंसा हुआ है। और मैं आपको यह बता दूं कि अभी तक जो इंडिकेशंस एनडीए कैंप से मिल रहे हैं वो चिराग के लिए अच्छे नहीं। अच्छा, इसी से मेरा सवाल फिर ये एडिशनल जुड़ता है कि जो आप कह रहे हैं कि संकेत अच्छे नहीं है, वो संकेत क्या खासतौर पर हाजीपुर सीट के लिए हैं? देखिए, एनडीए अभी तक बीजेपी हाजीपुर सीट से पशुपतिनाथ पारस को ही लड़ाना चाह रही है। अभी तक बीजेपी पशुपतिनाथ पारस को ही लड़ाना चाह रही है। और एक बात मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि पशुपतिनाथ पारस का पलड़ा तब से भारी हो गया है जब से नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा बन गए।
हैं। इसलिए आप उनका कॉन्फिडेंस देखें, उनके चेहरे पर हंसी देखें, मुस्कान देखें, प्रधानमंत्री के साथ स्टेज शेयर करते हुए देखें, तो आप पाएंगे कि पशुपतिनाथ पारस कितने कंफर्टेबल दिखाई पड़ते हैं। और यही बात एलजेपी रामविलास को बहुत चुभ रही है। उस कैंप में इस बात को लेकर के गुस्सा है। दरअसल एलजेपी रामविलास पासवान की पार्टी के एक नेता से आज मेरी सुबह बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि जब जेडीयू नहीं आई थी तो हमसे कहा गया था कि 6 सीट आपको देंगे, तो 6 सीट हमको देने की बात थी और हम इनके ट्रस्टेड एलाई रहे। जेडीयू छोड़ करके भी चली गई तो हम इनके साथ आए। अब ऐसे में जो इन्होंने वादा किया था उससे वादा खिलाफी क्यों कर रहे हैं? हम तो इनके साथ रहने को तैयार हैं, पर अगर ये हमें रखने को तैयार नहीं है तो और बात है। अभी तक ना हम कुछ बोल रहे हैं ना हमारे प्रवक्ता कुछ बोल रहे हैं, हम केवल मौके का इंतजार कर रहे हैं। हम देखना चाह रहे हैं कि ये हमें क्या ऑफर करते हैं। लेकिन ये भी लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि हमारी ताकत अब बिहार में कोई कम नहीं है, हमारे नेता कोई कम लोकप्रिय नहीं है। हम भी चीजों को बना और बिगाड़ सकते हैं। ये मैं बता रहा हूं वर्ड बाय वर्ड जो मुझसे बताया गया। एलजेपी रामविलास के एक इंपॉर्टेंट लीडर्स ने कहा अभी मेरा नाम कोट मत करिएगा, लेकिन हमारी पार्टी अब कोई वैसी पार्टी नहीं रह गई है जिसको आप किसी तरीके से इग्नोर कर लीजिएगा या कुछ एक का दुक्का सीट देकर के कहिएगा कहीं से लड़ जाओ, किशनगंज से लड़ जाओ, यहां से लड़ जाओ और ये तुम्हारे लिए बहुत है। अगर मैं हनुमान की तरह वफादार हूं तो राम को भी सोचना पड़ेगा कि हम हनुमान हमारे लिए वफादार है तो वफादारी के बदले उसको क्या देना है। सिर्फ हमारी वफादारी की ही परीक्षा नहीं होनी चाहिए। और कल आपको पता होगा कि एलजेपी के जो संगठन महामंत्री हैं उन्होंने भी इस तरह की बात की कि राम को आगे आकर के बताना होगा कि हनुमान को वो कितना पसंद करते। दरअसल वाकई हनुमान मानते भी हैं या नहीं मानते। अब सवाल उठ रहा है कि चिराग पासवान का कैंप कहने को तो प्रेस में कहता है हमें 6 सीटें चाहिए, लेकिन मुझे पुख्ता तौर पर मालूम है कि 4 से कम पे नहीं मानेगा। और 4 वो सीटें जो कल मैं वीडियो में बता रहा था कि 4 सीटों में हाजीपुर बहुत इंपॉर्टेंट। हाजीपुर से दिवंगत नेता रामविलास पासवान लड़ते थे, वहां की विरासत हर हाल में चिराग पासवान संभालना चाहते हैं। ऐसे में अगर चिराग पासवान को हाजीपुर ही नहीं मिलेगा तो नाराजगी तो होगी। और वो हाजीपुर ही नहीं चाहते, वो जमुई भी चाहते हैं, वो वैशाली भी चाहते हैं, नवादा और जहानाबाद में कोई एक सीट चाहते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये चारों सीटें उनको मिल रही हैं? 6 से 4 पे कंप्रोमाइज तो कर लेंगे, लेकिन 4 मनचाही सीटें चाहिए। अगर ये नहीं मिला तो निश्चित तौर पर दूसरा रास्ता तो तैयार है। ये बताइए कि जो बातचीत चल रही है चिराग पासवान की, वो सीधे दिल्ली से डीलिंग हो रही है? क्योंकि चिराग पासवान तो जैसा कि आप लगातार बताते रहे हैं कि उनकी बातचीत दिल्ली से ही होती, तो दिल्ली की तरफ से कोई बातचीत, चिराग के पास कोई डायलॉग स्थापित हुआ इसको लेकर कि अभी लोकल स्तर पर ही ये पूरा सीट को लेकर गणित चल रहा है? देखिए, पहले तो स्टेट के लेवल पर जो स्टेट चुनाव समिति होती है बीजेपी, वो तय करती है कि बदले परिस्थिति में हम किसको क्या सीट दे सकते हैं जी, और वहां से केंद्रीय समिति के पास आती है। केंद्रीय समिति को इस पर बैठना है। अब बिहार की जो समिति है, लोकल इकाई है, उसके तरफ से इंडिकेशंस तो पुख्ता मिल रहे हैं कि हम 3 से ज्यादा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो बिहार की इकाई है वो एलजेपी को 2 भागों में नहीं देख रही। और यही महत्वपूर्ण बात है सौरभ, जो कि समझना बहुत जरूरी है कि वो बीजेपी उनको 1 देख रही है और 1 मान करके 5 सीटें देने को तैयार है। और चिराग का कहना है कि असली एलजेपी हम है, सारी विरासत हमारे पास है, सारे समर्थक हमारे पास है, सारी इकाई यूनिट हमारे पास है। तो इसलिए अगर आप हमें रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप हमारे साथ ठीक नहीं कर रहे हैं। चिराग की पार्टी का कहना है कि जब तक नीतीश कुमार नहीं आए थे तब तक तो आप हमारी बात सब मान रहे थे, अब वादा खिलाफी करेंगे तो आप करेंगे, हमारी तरफ से तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है। तो सवाल यह है कि बीजेपी कहती है बदली परिस्थिति में ये स्थिति है, चिराग कहते हैं कि वादा खिलाफी आप कर रहे हैं, हम आपके वफादार हैं, तो आप हमें हमेशा, जब नीतीश कुमार आते हैं तो आप हमें दूर दूर करने लगते हैं। ऐसे में आपको तय करना है कि करना क्या।
बिल्कुल। नीतीश कुमार का आप लगातार जिक्र करते हैं कि नीतीश कुमार की वापसी से चिराग पासवान के लिए मुश्किलें शुरू हो गई। उसके बाद जब से वो वापस आए, उसके पहले उनको क्लियर था कि वो करीब 5 से 6 सीटें उनको मिल सकती हैं, वो ऐसा मान के चल रहे थे, इसीलिए वो अब नाराज भी दिखते हैं। नीतीश कुमार, जाहिर सी बात है भाई कि जब विधानसभा चुनाव पिछला हुआ था तो नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान ने अपने कैंडिडेट उतारे थे, वो इस बात का गुस्सा, इस बात की खुन्नस पाले बैठे हैं। मगर अब बदले समीकरण हैं, एक बार जाके आरजेडी में फिर से वापस लौटे हैं, तो क्या वो नाराज़गी अब भी पंकज जी बरकरार है? क्या जैसे कल नीतीश कुमार अमित शाह से मिले तो वहाँ पर भी क्या चिराग को लेकर कोई बातचीत हुई होगी, या तो आपकी जो जेडीयू में सूत्र वो क्या बता रहे हैं? चिराग को लेकर फिलहाल नीतीश कुमार का स्टैंड क्या है? देखिए, पॉलिटिक्स में राजनीतिक हैसियत बहुत मायने रखता है सौरभ जी। इंडिविजुअल रिलेशनशिप मैटर करता है, लेकिन उससे ज्यादा मैटर करता है कि आपकी राजनीतिक हैसियत क्या है, आपकी जरूरत कितनी। और जरूरत में अगर बिहार में आज भी देखा जाए तो नीतीश कुमार चिराग पासवान से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट बीजेपी। और इस तरीके से आप देखिए कि बीजेपी जिस तरीके से नीतीश कुमार को वेलकम करने के लिए तैयार थी, जो बीजेपी कई बार कह चुकी थी कि अब नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद, खुद गृह मंत्री अमित शाह खुद अमित शाह ने कहा। और उसके बाद जब लोकल इकाई विरोध कर रही थी कि हमें नहीं लेना चाहिए नीतीश कुमार को अपने साथ, तो उनको क्या कहा गया कि आप तैयार रहिए, उनके साथ जाना है। तो केंद्रीय नेतृत्व ने तो नीतीश कुमार को थोपा और अब लोकल इकाई मानने को तैयार है। केंद्रीय नेतृत्व के पास जो सर्वे के रिपोर्ट हैं वो ये बताते हैं कि नीतीश कुमार के बगैर आप कन्विंसिंगली बिहार में जीत नहीं सकते। ऐसे में सवाल उठता है, सर्वे का आंकड़ा है पंकज जी? ऐसे में सवाल उठता है कि इंपॉर्टेंस के लिहाज से नीतीश कुमार का कद कहीं ज्यादा बड़ा है। अब जब नीतीश कुमार का कद कहीं ज्यादा बड़ा है तो नीतीश कुमार से तो पहले ये बात होती है कि आप कितने पे लड़ेंगे, तो उनका सीधा सा कहना है मेरे 16 सांसद हैं तो 16 पर तो हम लड़ेंगे। उसमें होता है कि नहीं देखिए कई सारे एलाइज हैं, तो वो चलिए हो रहा है कि 15 पे मान जाएंगे। इसलिए मैं दर्शकों को बताना चाह रहा हूं कि जेडीयू 15 सीट पे चुनाव लड़ने जा रही, ये लगभग तय हो गया। बीजेपी शुरू में बीजेपी की लोकल इकाई 10-12 ऑफर कर रही थी, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व तैयार है 15 पे, जबकि जेडीयू अभी भी कह रही है हमको 16 दीजिए। लेकिन जो बातचीत हुई है उसके लब्बो-लुआब से लगा कि 15 पे जेडीयू मान जाएगी। जेडीयू भी ज्यादा एडमेंट नहीं हो रही है क्योंकि अभी अभी वो आरजेडी को छोड़ के आई है। और नेगोशिएशंस में तो ये होता है कि 2 कदम दोनों को पीछे जाना पड़ता है, तो दोनों पार्टियां थोड़ी थोड़ी पीछे जाने को तैयार है। तो बीजेपी के लिए पहली प्राथमिकता तो जेडीयू है और वो 15 सीट पे लड़ती है, ये 17 पे लड़ते हैं, तो 32 सीट तो हो गया। अब 32 के बाद 8 सीटें बचती, उसमें किशनगंज 8 सीटों में आप किशनगंज को देखें, वो कौन लेगा? कोई लड़ने तैयार नहीं। वो सीट भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि वहां पे लग रहा है कि एनडीए नहीं जीत जाएगा, मुस्लिम डोमिनेटेड, मुस्लिम ही डिसाइड करेंगे कि वहां कौन जीतेगा। उसके बाद की कई सीटें हैं जिसमें मुकेश साहनी को भी इंक्लूड करने की बात है, जीतन राम मांझी को भी इंक्लूड करने की बात है, उपेंद्र कुशवाहा को भी इंक्लूड करने की बात है, पारस ग्रुप को भी इंक्लूड करने की बात है और चिराग को भी इंक्लूड करने की बात है। इसलिए आज जब मैं फिर से पूछ रहा था चिराग गुट के कुछ बड़े नेताओं से, तो उनका कहना था कि नहीं 4 से नीचे तो नहीं जाएंगे और जो हमें हाजीपुर तो चाहिए ही चाहिए। और जब मैंने एनडीए में बात की तो आज तक जो पता चल रहा है उसमें पता चल रहा है कि पारस को हाजीपुर से लड़ा रहा है। बदलते परिस्थिति में पारस हाजीपुर से ही लड़ेंगे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि पारस हाजीपुर से लड़ेंगे, चिराग पासवान को हाजीपुर सहित 4 सीटें कम से कम चाहिए ही, तो अब चिराग क्या करेंगे? वैसे अभी हनुमान का राम से मिलना बाकी है और हनुमान का राम के चाणक्य से भी मिलना बाकी है। उसके बाद क्या परिस्थिति बनती है वो बाद में पता चलेगा, और लेकिन अगले 1-2 दिन में बहुत कुछ फाइनल हो जाएगा, ये बात आप जान लीजिए। बिल्कुल, फाइनल शब्द का आपने इस्तेमाल किया, तो एक फाइनल ऑफर तेजस्वी यादव की तरफ से भी बताया जा रहा है, चिराग पासवान तक पहुंचाया जा चुका है
कि अगर आपकी बात वहाँ नहीं बनती है, जो आप 4 सीटें मांग रहे हैं उसको लेकर बात सहमति नहीं बन पाती है, तो हमारी तरफ से इतना आंकड़ा, एक आंकड़ा पेश किया गया है। क्या है ये आंकड़ा? देखिए, उधर से ये कहा गया है कि आपको हम 8 सीटें देंगे, आप आइए हमारे साथ चुनाव लड़िए। और देखिए, उधर से ये कहा जा रहा है कि 36%, 34 से 36% वोट उनके पास है और 6% चिराग पासवान के पास है, तो 42% हो जाता है। और 3% मुकेश साहनी के पास है, तो 45% हो जाता है। और एनडीए के पास कितना है ये अभी तय नहीं है, जबकि एनडीए के तरफ के लोगों का कहना है कि पिछली बार हमें 50% से ज्यादा वोट मिले थे, 51 से 53% वोट मिले थे। अगर ये 4% हट भी जाते हैं तो अगर 53 मिले थे तो 49, 51 मिले थे तो 47। मैं मतलब एक लमसम फिगर बता रहा हूं। और कह रहे हैं कि लेकिन पिछली बार हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा नहीं थे, हमारे साथ जीतन राम मांझी नहीं थे, हमारे साथ मुकेश साहनी नहीं थे। लेकिन मुकेश साहनी को लेकर के ये बात कही जा रही है कि चिराग जिधर जाएंगे मुकेश साहनी भी उधर जाएंगे। अच्छा। क्योंकि बीच में चिराग को आरजेडी के तरफ लाने की कवायद में मुकेश साहनी इन्वॉल्व थे। लेकिन एक दूसरी थ्योरी ये भी दी जा रही है कि मुकेश साहनी उधर ही जाते हैं जिधर नीतीश कुमार रहते हैं और नीतीश कुमार की खासा मेहरबानी भी उन पर रही है। दरअसल जब इनका मंत्री पद गया और मंत्री पद जाने के लंबे समय बाद तक इनका बंगला खाली नहीं कराया गया, तो कहा यह जाता है कि नीतीश कुमार का वरद हस्त इनको प्राप्त है, तो ये अंत में आएंगे एनडीए फोल्ड में, इसलिए इनके लिए भी एक सीट खाली रखा जा रहा है और वो है खगड़िया। तो ये दोनों तरफ से कसमकस चल रहा है। पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझ, वो इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है कि आप बीजेपी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अभी जेडीयू, बीजेपी और जेडीयू के बीच में बात हो चुकी है जी। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी इधर ही रहेगी, ये भी बात हो गई। उपेंद्र कुशवाहा भी इधर ही रहेंगे, उसको लेकर के कोई शंका या संशय अब नहीं। सिर्फ और सिर्फ अगर शंका और संशय तो चिराग पासवान को लेकर के, और चिराग पासवान के पास कितने वोट हैं, चिराग पासवान अगर स्विच ओवर करते हैं तो एनडीए को कितना नुकसान होगा। मुझे लगता है एनडीए निश्चित तौर पर इस आंकड़े को भी जोड़ घटाओ गुना गणित करके बैठी हो। लेकिन अभी चिराग पासवान का बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात नहीं हुई है, इसलिए अभी एकदम कह देना कि चिराग साथ छोड़ ही देंगे, ये सही नहीं होगा। मैं आपको इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आरजेडी के तरफ से रोजाना ऑफर आ रहे हैं। आरजेडी ने 8 सीटों का ऑफर कर दिया। 8 सीटों के ऑफर के साथ साथ आरजेडी ने उत्तर प्रदेश में भी ऑफर कर दिया कि महागठबंधन की तरफ से आपको वहां भी 2 सीटें मिल सकती। अच्छा, अब इतना कुछ ऑफर किया जा रहा है, वैसे में चिराग पासवान क्या करेंगे ये देखना दिलचस्प हो। बिल्कुल, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगला 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट। और एक बड़ी बात और भी जी। वो बड़ी बात यह है कि जो मुख्यमंत्री आज लंदन के लिए जा रहे हैं, जो मुख्यमंत्री को 7 दिन के लिए जाना था, उन्होंने भी अपना विजिट का ड्यूरेशन शॉर्ट करके 7 से 4 दिन कर दिया। अच्छा, 12 तारीख को मुख्यमंत्री भी पटना में, क्योंकि 12 तारीख तक पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन किस सीट पे लड़ेगा, बिल्कुल, कौन कहां से लड़ेगा, किसको क्या मिलेगा, क्या स्थिति होगी, क्या पोजीशनिंग होगी, ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो चुका है। इसलिए मुख्यमंत्री 12 को पटना में रहना चाह रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने 7 दिन के ट्रिप को 4 दिन का कर दिया। बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार ने अपनी ट्रिप छोटी की है और जो समय बताया चिराग पासवान को लेकर, वो सिर्फ मात्र 2 दिन में चीज़ें तय हो सकती हैं कि चिराग पासवान किस करवट बैठेंगे। उससे पहले जो एक महत्वपूर्ण बात पंकज जी ने कही वो ये है कि अभी चिराग पासवान का अमित शाह और नरेंद्र मोदी से मिलना बाकी है। वहाँ जो फाइनल डील होगी, वहाँ जो फाइनल बातचीत होगी, उसी के आधार पर वो तय कर पाएंगे कि उनको किस तरफ रहना है। तो आने वाले 1 हफ्ता कह सकते हैं बड़ा महत्वपूर्ण है बिहार की राजनीति के लिए, उस पर हमारी कड़ी नज़र बनी रहती है और अपडेट्स आप तक आते रहते हैं, ऐसे ही बनी रहेगी। चिराग देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। दरअसल चिराग के भीतर की नाराजगी को समझना बहुत जरूरी है।
चिराग के भीतर की नाराजगी को समझना इसलिए बहुत जरूरी है कि चिराग का ऐसा मानना है कि उनके लिए हर तरीके से फायदेमंद एनडीए में बने रहे। बिल्कुल। चिराग ने पिछले कुछ सालों में जो सड़क पे संघर्ष किया, तो चिराग को यह महसूस होने लगा कि एनडीए भी इस बात को रिकॉग्नाइज करने लगी है, बीजेपी की एलजेपी के असली बारिश चिराग पासवान ही। उन्होंने मेहनत की, उन्होंने लोगों का समर्थन जुटाया, सड़क पर संघर्ष किया। पशुपतिनाथ पारस तो मंत्री बने रहे, लेकिन जैसे ही जेडीयू की एंट्री एनडीए में हो जाती है, चिराग पासवान ने जो कमाया इतने दिनों में सड़क पे संघर्ष करके, चिराग पासवान को वो लूटता हुआ दिख रहा है। तो चिराग पासवान के मन के अंदर चिढ़ इसी बात की कि असली एलजेपी जब हमें बीजेपी मान रही थी, तो अब ऐसा क्या हो गया कि असली एलजेपी बीजेपी हमें नहीं मान रही। बिल्कुल। तो पहले चिराग पासवान ये कह रहे थे कि एलजेपी जितनी सीटें जीती थी हमें उतनी सीटें दे दीजिएगा, हम तय करेंगे किसको कहां से लड़ाएंगे। अब बीजेपी क्या कह रही है कि नहीं, जितनी सीटें आप जीते थे उतनी सीटें भी हम नहीं दे पाएंगे, उसमें एक कम ही दे पाएंगे, 5 दे पाएंगे, और वो आप दोनों के बीच में बांट देंगे। और इस बात को लेकर के चिराग में गुस्सा है कि आप हम दोनों के बीच में बांट देंगे, इसका क्या मतलब है। और अगर आप हम दोनों के बीच में बांटेंगे तो हाजीपुर, आप पशुपतिनाथ पारस भी अड़े हुए हैं कि हम हाजीपुर से ही लड़ेंगे, और चिराग अड़े हुए हैं कि हम पिता की विरासत को हाजीपुर से ही संभालेंगे। तो इसलिए एलजेपी की विरासत को लेकर के जो लड़ाई है वो पशुपतिनाथ पारस और चिराग के बीच वो थमती हुई नजर नहीं आ रही। और इसको दूर कौन कर सकता है, तो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व कर सकता है। अब जो पशुपतिनाथ पारस अभी तक कमजोर नजर आ रहे थे जब तक नीतीश कुमार एनडीए में नहीं आए थे, वो नीतीश के आते ही पशुपतिनाथ पारस मजबूत नजर आने लगे। क्योंकि ये आपको बेहतर पता है, और चिराग पासवान कई बार कह चुके कि उनकी पार्टी को तोड़ने में जेडीयू की ही भूमिका थी। वो 5 एमपी जो टूटे थे वो जेडीयू की वजह से टूटे थे। इसलिए पशुपतिनाथ पारस फिर से इंपॉर्टेंट हो गए। पशुपतिनाथ पारस को बैक नीतीश कुमार कर रहे हैं। उनको टिकट दिलाने की बात जो हो रही है कि भाई हाजीपुर से वही लड़ेंगे, तो बीजेपी झुकने को उनकी बात ज्यादा इसलिए मान रही है, बीजेपी ज्यादा तवज्जो इसलिए दे रही है क्योंकि ये मैसेज जेडीयू के तरफ से आ रहा है। और यही बात चिराग को चुभ रहा है कि कल तक मैं इंपॉर्टेंट था, जब ये आ भी रहे थे तो हमने कहा था कि भाई हमारी जो मांग है वो इंटैक्ट रहनी चाहिए, हमारे उस पर असर नहीं पड़ना चाहिए, हम तब भी तैयार हो गए थे। लेकिन अब हमारे ही हक पे नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पंकज जी ने बिल्कुल विस्तार से समझा दिया कि चिराग पासवान के दिल में क्या चल रहा है, उनको किस बात की ठेस पहुंची है और क्यों जो बदला समीकरण है उस पर उनको नुकसान हो रहा है, उसको लेकर वो तैयार नहीं हो पा रहे हैं, उसको हजम नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए अब बड़ा महत्वपूर्ण है कि उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मुलाकात कब होती है, उसमें क्या बातचीत होती है। इसी के बाद चिराग पासवान तय कर पाएंगे कि बिहार को लेकर, बिहार की राजनीति को लेकर और लोकसभा चुनाव को लेकर उनको किस तरफ रहना है, किस तरफ उनका आखिरी रुझान तय होता है। जो भी होगा हम आपको ऐसे ही अपडेट लगातार बिहार के बारे में देते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 बिहार झारखंड। शुक्रिया।